यहाँ पर उनका समीकरण ठाकुरों के साथ नहीं बन रहा, उनकी सीधी लड़ाई उन्हें लगता है कि ठाकुरों के साथ है, राजनीतिक लड़ाई। तो यहाँ पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी, हमारे मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा है, उनके खिलाफ भी जातिगत टिप्पणी कर दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदू 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद का अभी एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडों का आतंक चरम पर है। अब इस ट्वीट के आखिर मायने क्या हैं? क्या ये ट्वीट जातीय भेदभाव पैदा करने वाला है? आज इस ट्वीट पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में हृदय से बहुत स्वागत है प्रियवर, बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट किया है तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर हम अपने समाज के विषय में बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी है जातिवाद। अगर जातिवाद, जातिगत भेदभाव, जातिगत हिंसा और जातिगत अत्याचार समाप्त नहीं होंगे तो समाज नहीं जुड़ सकता है। अब नेताओं को चाहिए कि वह जातीय भेदभाव को समाप्त करें, लेकिन जाति का नाम लेकर, एक जाति को उकसाकर, एक पूरी जाति पर हमला करके आप जातिगत भेदभाव को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लोग केवल अपने हित को देखते हैं। हमारे समाज की यह बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि लोग केवल अपने हित को देख रहे हैं। यानी आपका अगर समीकरण बन गया है, भीम आर्मी का समीकरण अगर मुस्लिम बन गया है और मुस्लिम कोई अत्याचार करता है, तो फिर यह नहीं कहेंगे कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, तब कहेंगे कि इस व्यक्ति ने बुरा किया है, क्योंकि वहां पर समीकरण बन रहा है। भीम आर्मी का अगर हिंदू गुज्जर्स के साथ में कोई समीकरण बन रहा है और हिंदू गुज्जर कोई अत्याचार कर रहा है, तो फिर वह यह नहीं कहेंगे कि यह हिंदू गुज्जर अत्याचार कर रहा है, क्योंकि वहां पर समीकरण बन रहा है उनका। यहाँ पर उनका समीकरण ठाकुरों के साथ नहीं बन रहा, उनकी सीधी लड़ाई उन्हें लगता है कि ठाकुरों के साथ है, राजनीतिक लड़ाई। तो यहाँ पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी, हमारे मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा है, उनके खिलाफ भी जातिगत टिप्पणी कर दी है। आपके खिलाफ कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो आपकी मान की हानि हो जाती है। दूसरे के ऊपर आप जातिगत टिप्पणी करते हैं तो यह आपका अधिकार हो जाता है। यह बड़ी दिक्कत की बात है। गुरु रविदास जी महाराज एक बात कहते थे कि जात जात में जात है जो केतन के पात, रेदास मनुष्य ना उबरे जब तक जात न जात। हमारे समाज के अंदर जाति है और जाति में जाकर फिर जाति, फिर जाति, फिर जाति, उपजाति इस तरह से बनी हुई है। यानी कि मैं अगर अपने दलित समाज में भी कहूं तो आपस में एक जाति आपस में शादी नहीं करती, बोले कि हम ज्यादा आपसे श्रेष्ठ हैं, आप हमसे ज्यादा नीचे हैं। वहां पर भी ये बात आती है, दलित समाज में भी यह बात आ रही है। यानी कि जाति 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 इस तरह से समाज बना हुआ है। रविदास जी कहते हैं, गुरु रविदास जी महाराज ने फरमाया है कि जब तक ये जातियां नहीं मिटेंगी तब तक समाज उबर नहीं सकता है, और इन जातियों को ये नेता मिटने नहीं देंगे। निश्चित रूप से वहां पर जिस व्यक्ति ने यह बुरा किया है वह बुरा व्यक्ति था और उसने बुरा किया है। मुझे इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यदि उसने पेट्रोल डाला है किसी व्यक्ति के ऊपर, यदि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की है, उसकी प्रताड़ना की है, तो कौन इसको सही कहेगा भाई? पर वो उस व्यक्ति ने की है ना। आप पूरी जाति को ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब पूरी जाति उधर से गाली देना शुरू कर देगी, आप इधर से गाली देंगे, कैसी स्थिति हो जाएगी समाज की? निश्चित रूप से ये चीजें बहुत ज्यादा समाज को तोड़ने वाली हैं और एक खराब भविष्य की ओर संकेत कर रही है। महाराज जी, अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का वोटर मुस्लिम है और वो चंद्रशेखर आजाद की जाति का शोषण कर रहा है, तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है, तो इस प्रकार की घटनाओं पर चंद्रशेखर आजाद चुप रहेंगे? अगर बोलेंगे तो संभल कर बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे। अभी उनका, मैं गुर्जर समाज से हूँ, गुर्जर समाज के साथ भी उनका कुछ गठबंधन सा हुआ है। एक बार वो गुर्जर समाज की तरफ भी बोले हैं। अब गुर्जर बंधुओं को भी ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हमारे हीरो हैं। अब ऐसे में अगर गुर्जर्स की तरफ से कोई अत्याचार होता है दलित समुदाय पर, और होता है, जो भी
ऊंची जाति है छोटी जाति पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर देती है, अपशब्द बोलती है। मैं अपने आसपास अपने गांव गवांड में अक्सर देखता हूं इस तरह की चीजें। जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी छोटी जाति पर आज भी कई बार अपमानजनक तंज कस देते हैं या इस तरह की बात कर देते हैं, कई बार इस तरह की चीजें भी। इस पर अगर चंद्रशेखर बोलेंगे तो वो संभल कर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका समीकरण ना गड़बड़ा जाए। मामला सारा समीकरण का है। देखो भाई, अत्याचार तो नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं नेताओं से एक बात पूछता हूँ, क्या मानवता कुछ नहीं, केवल आपके समीकरण ही सब कुछ है? इस तरह से आप काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये मामले गड़बड़ होते रहेंगे। एक तरफा पहले तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप लोगों ने नारेबाजी की, फिर ब्राह्मणों पर उतर आए, फिर व्यक्तिगत गालियां ब्राह्मणों को दी। कहां तक जाएंगे आप लोग? ब्राह्मणों ने बुरा किया निश्चित रूप से, दूसरे लोगों ने भी किया, लेकिन ब्राह्मणों ने बहुत सारे ऐसे नियम भी बनाए जिससे कि सर्व समाज का भला होता रहे, और ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा देश के लिए अच्छा काम भी किया है। आप उन सारी चीजों को नजरअंदाज करके केवल ब्राह्मणों को अगर टारगेट करते रहेंगे तो फिर आप भी जातिवादी हैं। आप ठाकुरों को टारगेट करते रहेंगे तो फिर आप जातिवादी हैं। मैं फिर यही बात कहूंगा कि जो संत गुरु रविदास जी महान का सपना था, या फिर हमारे गुरुदेव संत कबीर का सपना था, हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का सपना था, या फिर संतों का सपना था, वो सपना क्या था? गुरु नानक देव से दशमें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सभी का सपना क्या था? समाज में एकता हो, भाईचारा हो, किसी प्रकार की जातिवाद की भावना न हो। राजनीति आज जातिवाद को बढ़ा रही है। आज अगर हम बात करें कि भीम आर्मी के नाम पर आप युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, युवाओं को यदि आप संस्कार देंगे तो वो बंधे हुए रह सकते हैं, लेकिन अगर युवाओं को संस्कार नहीं देंगे और वो भीड़ बनकर के सामने आएगी और उस भीड़ के उग्र स्वरूप से आप फायदा उठाना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये कि आप उन युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं। दूसरी बात यह कि भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और फिर भीड़ को अगर शय दे दी जाए तो भीड़ को उग्र बना दिया जाता है। अब वह उग्र भीड़ क्या करेगी? देश का और समाज का नुकसान करेगी। केवल यही नहीं कि भीम आर्मी करेगी, कोई भी भीड़ इकट्ठा हो जाए, भीड़ का मस्तिष्क एक नहीं होता है, वह उग्र स्वरूप में झट से आ जाती है, और ऐसे में देश का और समाज का विनाश होता है। तो मैं तो सभी अपने युवाओं से, चाहे वे किसी भी समाज के हैं, केवल एक बात कहूंगा कि भाई विवेक से काम लो, आगे बढ़ो। आप तरक्की करोगे तो आपकी पूछ होगी, तरक्की नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, जबरदस्ती से कोई आदमी कुछ भी कभी भी नहीं कर पाया है। भीम आर्मी का आपने जिक्र किया, तो क्या भीम आर्मी मतलब संस्कारी नजर नहीं आती है? देखिएगा, मैं फिर वही बात कहूंगा कि केवल भीम आर्मी की बात नहीं, कोई भी आर्मी बनेगी। आर्मी तो वो होती है विपिन जी जो कि सरहद पर जाकर के लड़ती है, जो देश की रक्षा करती है। आर्मी वो होती है, आर्मी वो होती है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करती, इसलिए कि मेरा मुल्क, मेरे मुल्क की हिफाजत हो, इसका नुकसान ना हो। और ये जो आर्मियां बनती हैं, ये समय समय पर रेल की पटरियां उखाड़ देती हैं, ये बसों को जला देती हैं, ये समाज को नुकसान पहुंचा देती हैं, इसलिए कि हमारा हित सिद्ध हो। यानी ये आर्मी कैसी जो कि देश का नुकसान करती आई है हमेशा। पीछे जाट आंदोलन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इतना बड़ा नुकसान हुआ था आरक्षण को लेकर के कि उसके शब्दों में क्या भरपाई करें। जितना अंग्रेज नहीं लूट पाए उतना नुकसान जाट आंदोलन में हो गया था। उससे पहले गुर्जर आंदोलन हुआ था, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, बड़ी दिक्कतें आई, उसमें बहुत सारे गुर्जर मारे भी गए, फिर उनको शहीदी का दर्जा मिले, फिर उनका सम्मान हो, फिर इस बात पर सरकार के प्रति घेराव, दूसरी चीजें। ये जब चीजें चलती रहेंगी ना, ये उपद्रव होंगे, सरकार कोई कदम उठाएगी, लोग मरेंगे, लोगों के मन में क्लेश होगा, वो क्लेश लंबे समय तक चलता रहेगा। कहाँ जा रहे हैं हम? ये आर्मी नहीं है, हम उपद्रवी संगठन बना रहे होते हैं, चाहे वह गुज्जर का हो, चाहे वह जाट का हो, चाहे राजपूत का हो, चाहे दलित का हो, किसी का भी हो। ये आर्मी नहीं है भाई, आप आर्मी का नाम ना दो। आर्मी बहुत बड़ी चीज है। आर्मी के अगर मैं एक व्यक्ति को देखता हूं तो सैनिक को देख करके हमारे बच्चे सैल्यूट करते हैं, हमारे मन में बड़ी श्रद्धा का भाव आता है। एक वो व्यक्ति दिखाई देता है जो हमारी रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा करके सियाचिन जैसी ठंड में खड़ा हुआ होता है, या फिर राजस्थान के बॉर्डर पर उस गर्मी में खड़ा हुआ होता है जहां पर आम आदमी टिक सकने की स्थिति में सोच भी नहीं सकता। आर्मी वो होती है, उसके प्रति बड़ा सम्मान का भाव है। आर्मी का नाम बदनाम मत करो एक भीड़ को इकट्ठा करके। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया, तो क्या मतलब चंद्रशेखर आजाद का ये जो ट्वीट आया है, खासकर राजपूत समाज को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, और मुख्यमंत्री को भी इसलिए टारगेट कर लिया है कि वो ठाकुर समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, मतलब ये एक तरह से चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है उसमें ठाकुर समाज का कहीं मतलब तालमेल बन नहीं रहा, उनकी राजनीति ठाकुर समाज के साथ चल नहीं पा रही। देखिएगा,
अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को साथ में लिया है, बोले कि मैं अहीरों को साथ में लेता हूँ, मैं गुर्जर्स को साथ में लेता हूँ, मैं दूसरी, यानी कि सभी उन बिरादरियों को साथ में लेने का की कोशिश वो कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मार्शल कौम भी कही जाती है, डोमिनेटिंग कौम भी कही जाती है। अब अगर ठाकुर और ब्राह्मण को भी वो साथ में ले लेंगे तो फिर वो लड़ेंगे किसके साथ? तो लड़ने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो उन्होंने ठाकुर और ब्राह्मण को सामने रख लिया है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर ब्राह्मण से कुछ उनकी विशेष नफरत है, वो नफरत पैदा करते हैं। राजनेता हमेशा नफरत पैदा करते हैं, उसमें केवल चंद्रशेखर नहीं कहूंगा, कोई भी राजनेता हो, वो कहीं ना कहीं, ये लोकल राजनेता हमारे अलग अलग पार्टियों के होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं नफरत पैदा कर देते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो अब मैं इस नफरत के भाव के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताऊं। अगर हमारे गांवों का समाज बहुत सुंदर हो जाए ना विपिन जी, तो आम आदमी यहाँ पर शराफत से रहे और दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। अगर एक आदमी गांव में शराफत से रहना चाहता है तो उसको रहने नहीं दिया जाता। वो पार्टी से हट करके रहे कि मैं इस पार्टी को भी वोट नहीं दूंगा, इसको भी वोट नहीं दूंगा, तो उसको वो पार्टी भी तंग करेगी और वो पार्टी भी तंग करेगी, उसकी हालत खराब कर देगी। फिर उसको मजबूरन एक पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि उसको संरक्षण चाहिए। फिर वो पार्टी उसको परेशान नहीं करेगी और दूसरी पार्टी इसलिए नहीं करेगी कि एक पार्टी उसके साथ हो गई, मजबूरी में पार्टीबाजी में जाना पड़ गया। दूसरी बात क्या है कि अदालतों में फैसले नहीं होते हैं, अदालतों में केवल व्यक्ति की हालत खराब होती है, फैसले पंचायत कर सकती है। और पंचायत में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो पंचायत में सबसे पहले तो राजनीति हावी होती है कि देखो भाई ये मेरी पार्टी का है। इस बात को देख करके कि सामने वाला सही है उसके पक्ष में कोई नहीं बोलेगा, इस बात को देख करके कि सामने वाला मेरी पार्टी का है इसलिए उसके पक्ष में बोलेगा। फिर दूसरे स्थान पर जो है जाति हावी हो जाती है, मेरी जाति का है, गलत भी है, इसको सही साबित करना है, इसके साथ खड़ा होना है। अरे मैं अपनी बिरादरी के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अरे इसलिए खड़े हो सकते हो, तुम्हारी बिरादरी के आदमी ने अत्याचार किया है, गरीब पर, दलित पर अत्याचार किया है, जिसको तुम शूद्र कह करके अपमानित कर रहे हो, वो बेचारा गरीब आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा था, आपने फिर भी अपने अहंकार में उसका अपमान किया है, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाए ना। अगर शूद्र कोई गलत कर रहा है तो शूद्र खड़ा हो जाए उसके साथ में, जो शूद्र अपने आप को कह रहा है, वो कहे भाई झूठा SC/ST का मुकदमा क्यों लगा रहा है इस व्यक्ति पर, इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कल फिर ये इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इस तरह से अगर आदमी जातिगत विभेद को भुला करके केवल इंसानियत को और सही गलत को ध्यान में रख के अगर कोई काम करेगा तो चीजें सामने आएंगी, बेहतर सामने आएंगी, वरना फिर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद चंद्रशेखर की जाति के लोग जो है कुछ आपको भी टारगेट करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए एक दलित समाज का नौजवान जो राजनीति में उभर रहा है वो महाराज जी को भी हजम नहीं हो रहा है। मेरे लिए बड़ा दुख का विषय ये रहता है विपिन जी कि जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर मैं दलितों पर हुए अत्याचार के लिए मेरा दिल हमेशा तड़पता रहा है। मैं जातिवाद के खिलाफ काम करता आया हूँ, कोशिश करता आया हूँ। मेरे क्षेत्र में आप किसी भी उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो मेरे गांव में तो नहीं है, अगर मैं चमार समाज के विषय में बात करूं, मेरे आसपास के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि मेरा भाव कैसा रहा है उनके साथ में, मेरा प्रेम कैसा रहा है। और जो मैं बातें कहता हूं अगर वो बैठ करके सोचें, मनन करें, तो उनको पता चल जाएगा कि इन बातों का वास्तव में अर्थ क्या निकलता है। लेकिन बैठ करके सोचना नहीं है और बस केवल इसलिए गाली देना है कि भगवा कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, इसलिए गाली देना है कि भाई जो जिसको मेंटर मान रहे हैं उसको कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं। तो मेन बात यह है कि भाई सही और गलत का अगर विवेक आपके पास में होगा तो आप तरक्की करोगे। और आज सवाल गाली दोगे तो गाली तो भाई वो आपके संस्कार को दिखा सकती है। मैं तो कमेंट्स जाकर भी नहीं देखता हूँ क्योंकि ये चैनल आपका है, वीडियो आपकी है, मैं तो जाकर देखता भी नहीं हूँ। मेरे चैनल पर मैं कमेंट्स अब ऑफ करके रखता हूँ, हालांकि मेरी धार्मिक वीडियो ही आती है, ऑफ करके रखता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे चैनल चलाना ही नहीं है, क्योंकि मैं समाज से दूर जाना चाहता हूँ। मैं समाज की हकीकत को समझ चुका हूँ। यहाँ बौद्धिक बात आप कहें तो लोगों की समझ में नहीं आती है। यहाँ पर आप अगर अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं तो अपनी वाक्पटुता से बोलते रहें, वरना अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो खामोश बैठ जाएं, ये समाज नहीं बदलेगा। महाराज जी अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है और आप भी ये महसूस कर गए हैं कि पूरे राजपूत समाज को उन्होंने टारगेट कर दिया है, तो राजपूत समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप अपनी जाति के लोगों को भी तो देखो, आप ये जो भीम आर्मी आपने तैयार की है इस भीम आर्मी को भी तो आप देखो, इसका व्यवहार कैसा है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि जब भी भीड़ इकट्ठा होती है और उस भीड़ को शह दी जाती है तो कोई भी भीड़ ऐसी ही हो जाएगी। राजपूत भी इस तरह से राजपूत आर्मी बना करके और इस तरह का काम करना शुरू कर दें और उनको शह देना शुरू कर दें तो वो भी ऐसा ही करेंगे। और गुज्जर भी, गुज्जर आर्मी हालांकि बनी हुई है
तो वो लोग अगर इस तरह से शह देना शुरू कर देंगे तो वो लोग भी उपद्रव पर खड़े हो जाएंगे। मैं अभी एक बात बताता हूँ कि अभी गुर्जर और ये अपना भीम आर्मी का एक संगठन बना है, एक कुछ कोलैबोरेशन वगैरह कुछ समझिएगा हुआ है, मैं ज्यादा नहीं कह सकता उसके विषय में, और वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी राजनीति को लेकर। मैं आज पहले से ही इसको आप वीडियो की इतनी क्लिप को काट करके रख लीजिएगा। मैं पहले बताता हूं कि आने वाले चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, इनमें इतनी बड़ी दरार उत्पन्न होगी, ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कारण क्या है कि जिस तरह के काम आप लोग करते रहेंगे उसके साथ गुर्जर बिरादरी भी बदनाम होगी। और जब गुर्जर बिरादरी को ऐसा लगेगा कि तुमने अपना बहुत कुछ खो दिया है, अपने नैतिक मूल्य खो दिए हैं और गलत चीजों के चक्कर में आप लोग पड़ गए हैं, तो उसके बाद उन्हें हटना पड़ेगा, फिर वहां पर खाई होगी, फिर यहाँ पर भी इस तरह की टूट पड़ेगी। क्या कर रहे हैं आप? यानी वैचारिक स्तर पर यदि आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो जुड़कर चल सकते हैं। वैचारिक स्तर पर आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप राजनीतिक कारणों से जुड़ रहे हैं तो नहीं जुड़े हुए रह सकते हैं। कांग्रेस इसका बसपा का और समाजवादी का गठबंधन हुआ, बाद में क्यों नहीं चला? क्योंकि वैचारिक स्तर पर एक दूसरे के साथ नहीं थे, राजनीतिक स्वभाव के कारण, राजनीतिक फायदे के कारण एक साथ आए थे। ठीक ऐसे ही बहुत सारी पार्टियां जो विपरीत विचारधारा की एक साथ आती हैं तो टूट जाती हैं बाद में। तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो भी पार्टी अपने साथ में कुछ युवाओं को जोड़कर एक आर्मी का नाम देकर उसे गलत कार्यों के लिए उकसाएगी तो भीड़ है भाई, यह गलत कार्य करेगी और उसका दुष्परिणाम समाज को, देश को और खुद उस पार्टी को और उस जाति के, उस बिरादरी के लोगों को भुगतना पड़ेगा जो कि गलत कर रहे हैं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।